Hi everyone, welcome to Go Classes. I am Deepak Punia, faculty and co-founder at Go Classes. And today we have with us Ansika Modi, who is All India Rank 21 in GATE Computer Science 2024 exam. Congratulations, Ansika, and thank you for joining us. Thank you so much, sir. So, Ansika, please tell us about your score in GATE CSE 2024. And when you saw your result, what was your reaction? What was your parents' reaction? So first of all, my name is Anshika Modi. I'm basically from Ghaziabad, Uttar Pradesh. I've done my schooling from here itself, and currently I'm in final year of my computer science engineering. And as you have said, I've secured All India rank 21 in GATE 2024 paper. Last year in my third year, I had a 983 rank in the same paper in 2023. सो व्हेन आई गॉट माई रिजल्ट मतलब पहले तो आइडिया था कि इतनी रैंक आएगी ही, बट इस साल जब फाइनली पता चला, जब 2024 का रिजल्ट की 21 रैंक आई है, तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा खुशी थी। मतलब मम्मी वगैरह को भी, पापा को भी बताया था, सब सब सच में बहुत खुश थे। तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, तो जब इतनी अच्छी रैंक आ जाती है तो सबको खुशी होती है ऑफ कोर्स। सगुन वाली रैंक है ये 21, 11, हाँ सर, 21। मेरे मेरे लिंक्डइन पोस्ट पे कमेंट आया था कि 21 इज अ गुड नंबर, तो मैंने भी उसको भी रिप्लाई करके ये लिखा था कि हाँ, आई गॉट शगुन का नंबर। यस यस। एक्चुअली जैसे मैं बताऊं, ये लास्ट ईयर 11 रैंक आई थी खुशिद की, गो क्लासेस कंप्लीट हाँ कोर्स हाँ स्टूडेंट। हाँ। वो 11, वो भी एक शगुन वाला नंबर होता है हमारे हम्म। ट्रेडिशंस में। हाँ और इस बार फर्स्ट रैंक वो पीयूष की आई है, गो क्लासेस कंप्लीट कोर्स हाँ। स्टूडेंट। हम्म। 21 आपकी आ गई है। हाँ, 51 51 है। भी आई है। सूरज, यस सूरज है। हम्म। सूरज 51 पे हम्म। है। तो मतलब ये शगुन वाली रैंक जो है ये सारी गो हाँ, क्लासेस लेके बैठा गो है। क्लासेस आई यस। एग्री। What was your gate overflow predicted rank when you checked your rank on the gate overflow rank predictor? What was that? सर, गेट प्रेडिक्टर में मेरी एग्जैक्ट रैंक 21 ही दिखा रहा था। रेंज 21 से 25 थी, बट एग्जैक्ट रैंक मेरी 21 ही दिखा रहा था, जो एस्टिमेटेड रैंक आई थी। इनफैक्ट जब हमारी आंसर की का एक आंसर चेंज हुआ था, उसके बाद मेरी रैंक गिर के 19 हो गई थी, क्योंकि उसकी वजह से एक दो दिन 19 रही थी। बट इनिशियली पूरे एक महीना 21 ही दिखाया था। इनफैक्ट मैंने आपको मैसेज भी किया था रिजल्ट आने के बाद कि एग्जैक्ट प्रेडिक्टर वाली रैंक आई है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम्म। प्रेडिक्टर के ऊपर है ना, जितनी अच्छी रैंक होती है तो वो लोअर बाउंड की तरफ ज्यादा रहती है, वो अपर बाउंड की तरफ नहीं जाती। आपकी अगर रैंक जितनी ज्यादा अच्छी है तो वो लोअर बाउंड की तरफ रहती है। आपकी जैसे 21 से 25 प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट हो रही थी और आपकी फाइनली 21 आई। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। And let me tell all the students, we are very proud, we are very happy that Ansika was Go Classes complete course student. So, Ansika, how was your experience with Go Classes course? बहुत अच्छा था। मतलब मैं तो लिटरली आपसे बोलूंगी कि अगर गो क्लासेस नहीं होता तो 21 रैंक तो नहीं आती मेरी। अंडर 200 आ जाती है, मतलब इतनी मेहनत की थी मैंने, बट गो क्लासेस ने मुझे अंडर 200 से 21 पे लाया है। तो गो क्लासेस को तो सारा क्रेडिट जाता है इनफैक्ट, क्योंकि आपके कोर्सेज मैंने सब इतने डिटेल में देखे, सचिन सर के कोर्सेज मैंने इतने डिटेल में देखे हैं। तो आप लोगों को सच में पूरा क्रेडिट जाता है। ऑफकोर्स मेहनत मैंने की, बट इक्वल क्रेडिट है आप लोगों का भी, क्योंकि कंटेंट प्रोवाइड करना, मेरा टाइम बचाया आप लोगों ने। सारे स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से सारी स्टेटमेंट्स वगैरह डिटेल में, पूरी डेप्थ में, इन डेप्थ क्लैरिटी बनाई हर कॉन्सेप्ट की। तो वो चीज सच में हेल्प करती है जर्नी में एक स्टूडेंट की। तो मेरी भी की। तो अंशिका, एक बार हमें आप अपनी जो गेट की जो जर्नी है उससे एक बार वॉक थ्रू करवाइए कि आपने कब से गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और कब आपके दिमाग में ये गेट का आइडिया आया, बेसिकली। ठीक है, मोटिवेशन क्या था, और उसके बाद में फिर आपकी जो जर्नी है वो थोड़ा सा ब्रीफ में या डिटेल में आप थोड़ा सा बताइए। तो सर, गेट तो हमेशा से था मेरे दिमाग में। मतलब मेरा हमेशा एकेडमिकली काफी अच्छा बैकग्राउंड रहा है, मेरे को हमेशा एकेडमिक्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो मुझे हमेशा इन बैक ऑफ माइंड था कि मुझे, मैं जो भी फील्ड में जाऊं, उसमें मुझे एक तरीके से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड मतलब लेनी है। चाहे मैं किसी भी फील्ड में होती, मैं मास्टर जरूर करती। तो जब मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था, मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि मैं कंप्यूटर साइंस में जा रही हूँ, लोग बीटेक के बाद अच्छी जॉब सिक्योर कर लेते हैं। बट मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है, मैं मास्टर्स करूंगी। चाहे हमारी फील्ड में मास्टर्स का इतना कोई ट्रेंड नहीं है, नहीं तो बीटेक के बाद सभी जॉब ले लेते हैं। बट मेरा हमेशा से था कि मैं मास्टर्स तो करूंगी, क्योंकि मेरे को क्वालिटी एजुकेशन हमेशा से रही है कि मेरे को हर चीज की इन डेप्थ नॉलेज की, थोड़ी तलब टाइप होती है कि मुझे इन डेप्थ जाना है। तो वो हमेशा से था। और रही बात स्टार्ट करने की मेरी प्रिपरेशन, तो उसमें ये था कि
फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में तो शायद मेरे टाइम पे लॉकडाउन था, तो ऐसे ही निकल गए थे। जब थर्ड सेमेस्टर से मेन कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट आते थे, जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन था, डीएसए था हमारी थर्ड सेमेस्टर में, तो तब मुझे काफी प्रॉब्लम आ रही थी चीजें समझने में कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही थोड़ा अजीब सा सब्जेक्ट है, हार्डवेयर लाइक सब्जेक्ट है, तो उसे कैच करने में वैसे ही दिक्कत आती है। तो तब मैं यूट्यूब से रिसोर्सेज देख रही थी कि मैं कौन से रिसोर्सेज से कंप्यूटर साइंस पढ़, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ सकती हूँ। तो तब मेरे को यूट्यूब की एक दो प्लेलिस्ट आई, तो उससे मैंने वो पूरा सेमेस्टर के लिए देखा। और वो देखने के बाद एक्चुअली मेरे को कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में हमारी एकेटीयू में 100 में से 90 प्लस समथिंग नंबर आए थे। और एकेटीयू में नंबर आने बहुत मुश्किल होते हैं, तो उस चीज से मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं अगर गेट के लेवल का पढ़ूंगी तो मेरा सेमेस्टर भी हो जाएगा। और गेट तो मेरे है ही माइंड में, तो वो तो मुझे देना ही है, ऑफ कोर्स मास्टर्स तो मुझे करनी है, अच्छे कॉलेज से करनी है। तो मेरा वो भी हेल्प हो जाएगा। तो मैंने फिर हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट गेट लेवल के पढ़ने स्टार्ट किए। मतलब मुझे इधर उधर से थोड़ी छानबीन करनी पड़ती थी पढ़ने के लिए कि कहाँ से पढ़ना है। बट हमेशा तो मेरे को वो चीज जो इधर की इधर उधर छानबीन है वो सेमेस्टर में भी हेल्प की और गेट की प्रिपरेशन में तो हेल्प की। तो मेरी जो प्रॉपर प्रिपरेशन है वो अराउंड फोर्थ के लास्ट या फिफ्थ की स्टार्टिंग सेमेस्टर से स्टार्ट हुई थी। तो फिफ्थ सेमेस्टर से स्टार्ट करके मैंने सिक्स सेमेस्टर वाला अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरी ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट खत्म ही थे। पर तब भी मेरी 900 समथिंग रैंक आई। मतलब मुझे काफी धक्का लगा था जब मैंने रैंक देखी, क्योंकि एक्चुअली उस टाइम पे मैंने सिलेबस सिक्स बहुत ज्यादा की थी। अराउंड 10 नंबर मेरे सिलेबस सिक्स में गए थे। आपको याद है मैंने आपसे बहुत बोलती थी मैं ये चीज की मेरी बहुत ज्यादा सिलेबस सिक्स होती है। तो इस अटेम्प्ट में मेरा मेन फोकस सिलेबस सिक्स पे ही था कि सिलेबस सिक्स रिड्यूस करनी है, चाहे कैसे भी हो जाए, सिलेबस भी हो जाएगा, सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। बट सिलेबस सिक्स वाला फैक्टर बहुत मैटर करता है, तो इस बार मेरा मेन फोकस वही था। मैं बता दूं जो व्यूअर्स हैं उनको कि लास्ट मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर जनवरी इन 3 महीनों में हमारी हाँ बहुत कन्वर्सेशन हमारी हुई, लेकिन मोस्टली कन्वर्सेशन यही होती थी कि आप एक लिस्ट भेजते थे कि सर इस मॉक टेस्ट के अंदर या इस ऑल हाँ इंडिया मॉक हाँ। टेस्ट के अंदर मैंने सर ये मिस्टेक करी है। और उसके बाद में कभी मैं आपको सजेस्ट करता था, कभी मैं आपको थोड़ा सा हो सकता है कि डांट देता था कि ये सेम सिली मिस्टेक हम्म। आप एक काम करो 10 बार करो फिर गेट में भी करो। ठीक है। तो हाँ मतलब हाँ हाँ ऐसा हाँ मुझे याद है कि मैंने ये आपको पता होगा लिंक्डइन के ऊपर भी ये चीज मेंशन करी है कि आप हाँ हाँ मतलब कि इम्प्रूव जो एक इम्प्रूवमेंट वाली चीज होती है। देखो दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट वो होता है जो मिस्टेक्स अगर करता है टेस्ट सीरीज के अंदर किसी भी टेस्ट के अंदर, फिर वो उन मार्क्स से हो जाता है, अगर मार्क्स कम आते हैं तो डिमोटिवेशन की तरफ चला जाता है। और दूसरा स्टूडेंट होता है जो इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जाता है, उसको अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो भी इम्प्रूव करने को मिलता है, और अगर मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं तो और ज्यादा कि यार मैं एक काम करता हूँ हाँ। जो मैंने सिली मिस्टेक करी उनको इम्प्रूव कर लूँ। तो आप ये हम्म। दूसरी तरह के स्टूडेंट थे। हमारा इतना डिस्कशन होता था, आप हर मॉक टेस्ट के बाद मेरे ख्याल से हमने हाँ ये हाँ हाँ सिली मिस्टेक्स वगैरह डिस्कस करी है, राइट? हाँ किए। तो वो चीजें आपके लिए क्या कितनी हेल्पफुल थी कि वो जो डिस्कशन हमारे बीच में जितना भी हुआ है सिली मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के लिए कि अगले टेस्ट में और इम्प्रूव करो, ऐसा वो कितना हेल्प किया? ये सब बहुत हेल्प करता था, जैसे आपने बोला, क्योंकि एक टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं भी एक तरीके से उसी टाइप की स्टूडेंट थी कि अगर 80 भी नंबर आ रहा है और उसमें मैंने 6 नंबर की सिलेबस मिस्टेक की है, तो मैं ये वो नहीं देखूंगी कि मेरे 80 नंबर आ रहा है, मैं वो देखूंगी मैंने 6 नंबर सिलेबस मिस्टेक में खोए हैं। तो मैं भी उसी टाइप की स्टूडेंट थी, बट मैं आपको मैसेज करती ही इसलिए थी ताकि आप मुझे कुछ बोलो जिससे मैं और ज्यादा हार्ड वर्क करूँ और मैं उस चीज को कम करने की पूरी पूरी कोशिश करूँ। तो मेरा मेन मोटिव आपको मैसेज करने का यही होता था, क्योंकि आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स गाइड करने के लिए, आप सबको तो सामने से नहीं पूछोगे। तो मैं आपकी अटेंशन में इसीलिए आती थी कि सर नहीं कुछ बताओ, मुझे अपना गेट नहीं खराब करना है। इस चक्कर में मेरी सिलेबस बहुत ज्यादा होती हैं, और मेरी सच में होती थी। मतलब एक तो होता है कि एक दो नंबर की सिली मिस्टेक हो गई, मेरी 5-6 नंबर की कॉन्स्टेंटली होती ही थी हर मॉक टेस्ट में। लास्ट में आते आते मैं तो जब पेपर देने जा रही थी मैं तो ये सोच के गई थी कि 5 नंबर तो मेरे सिली मिस्टेक में जाएंगे ही जाएंगे। अब अच्छी को उन 5 नंबर को तो छोड़ दे, जितने नंबर ला सकती हूँ उतने नंबर ला, सिली मिस्टेक को जाने दे। और लिटरली मेरी हुई भी है 4-5 नंबर की सिली मिस्टेक। तो वो चीज मैं नहीं इम्प्रूव कर पाई, हो ही जाती थी, पता नहीं कितना भी ध्यान दे लो। सो अंशिका, आपने अभी फाइनल ईयर के साथ ये ऑल इंडिया रैंक 21 आपकी आई है, और लास्ट ईयर आपकी जो रैंक थी वो 900 के आसपास थी। तो इस बार आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया लास्ट ईयर के कंपैरिजन के अंदर, क्या क्या चीजें डिफरेंट करी लास्ट मतलब बेसिकली 900 रैंक से आप 21 रैंक के ऊपर आए, तो उन वहां पे आपने क्या क्या चीजें इंप्रूव करी है, डिफरेंट करी? सब मेन तो यही है कि मैंने अपना एटीट्यूड चेंज किया। मैंने थर्ड ईयर का अटेम्प्ट बहुत कैजुअली दिया था, बहुत कैजुअली। मतलब ये था कि थर्ड ईयर ही तो है, क्या फर्क पड़ेगा थर्ड ईयर के मार्क्स से। बट मैं ये चीज लिटरली बोलना चाहती हूँ जो भी थर्ड ईयर के व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको, कि
अपना थर्ड ईयर का अटेम्प्ट बहुत कैजुअली मत दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पूरी प्रिपेयर करके दे सकते हो, बहुत अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हो, तो दो, क्योंकि थर्ड ईयर के बाद जो फोर्थ ईयर बचता है उसमें तुम में इतना कुछ सीख सकते हो कि जो तुम्हारे साथ एमटेक में तुम्हें जो लोग मिलेंगे उनसे काफी आगे निकल जाओगे। तो थर्ड ईयर का अटेम्प्ट कभी कैजुअली मत दो। मैंने कैजुअली दिया था, वो बहुत बड़ी गलती की थी, तो वो मैं आज तक भी रिग्रेट करती हूँ। और मेन मिस्टेक मैंने जो थर्ड ईयर में की थी वो थी मॉक टेस्ट ना एनालाइज करने की और कम मॉक टेस्ट देने की। मैंने थर्ड ईयर में गिने चुने, मतलब 10 के आसपास तो दिए थे मॉक टेस्ट, बट मेन गलती यही थी कि उनका एनालाइज नहीं किया। जैसे अब तो मैं एक एक चीज लिखती थी कि हाँ इस क्वेश्चन में ये चीज गलत हुई है, ये सिले मिस्टेक हुई है, या इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम मैं ये चीज सोच रही थी, बल्कि मुझे ये चीज सोचनी चाहिए थी। एक एक चीज मैं लिटरली वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में पूरा लिखती थी कि हाँ ऐसे ऐसे किया है मैंने इस मॉक टेस्ट में। तो वो एनालाइज करना बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो मेन गलती, पहली गलती तो ये थी। सिलेबस मेरा थर्ड ईयर में भी कंप्लीट, फोर्थ ईयर में भी कंप्लीट था, बट डिफरेंस ये आ जाता है थर्ड ईयर में मेरे बीच बीच में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छूटे हुए थे। जैसे आप लोग भी जब पढ़ाते हो तो बहुत सारी चीजें बोलते हो कि बच्चों को ये मिसकंसेप्शन होता है, बट ये चीज एक्चुअली में ऐसे वर्क नहीं करती, ऐसे वर्क करती है। तो वो चीज मैंने बहुत क्लैरिटी लाई आप लोगों का कंटेंट देख के कि अच्छा मुझे तो ऐसे पता था बट ये ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। तो वो चीज काफी क्लियर की। हाँ, तो ये मेन चीज तो यही थी, मॉक टेस्ट वाली बहुत बड़ी चीज है। और पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं किए थे थर्ड ईयर में, तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि पीवाईक्यू इस बार मैंने कम से कम 3 बार लगाए होंगे, और हर पीवाईक्यू का आंसर भी रट गया था मेरे को लास्ट में आते आते तो। हाँ, तो बिल्कुल। ये 3 मेन डिफरेंस थे। पहले तो आप बताइए कि आपने गो क्लासेस के साथ अपनी प्रिपरेशन कब से शुरू करी? सो को क्लासेस का मैंने फ्री कंटेंट अगस्त में देखना स्टार्ट किया था, फिर सितंबर में मैंने, मतलब अगस्त के अराउंड मेरा ईएमडीएम खत्म हो गया था, तो सितंबर के अराउंड मैंने आप लोगों के फुल कोर्सेज देखने स्टार्ट किए थे। ओके। और मतलब सितंबर, मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे सितंबर से लेके दिसंबर तक मेरा खत्म हो गया था, तो इन 3 महीने में आप लोगों का कंटेंट खत्म करना बहुत मुश्किल है, ये तो आप भी जानते होंगे कि इतना सारा कंटेंट है, 2.5 2.5 घंटे की एक वीडियो है, तो खत्म करना तो बहुत मुश्किल है। मैं लिटरली पूरे पूरे दिन आप लोगों की वीडियो देखती थी। एक टाइम तो अक्टूबर नवंबर में ऐसा आ गया था कि मेरे सपनों में भी आप और सचिन सर ही आते थे। तो वो फेस बहुत ज्यादा बड़ा था, क्योंकि आप लोगों का कंटेंट इतना है और मुझे देखना भी सब है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट स्किप कर दूंगी। तो मुझे देखना भी सब कुछ होता था, चाहे मुझे आती हो वो चीज, पर मैं फिर भी देखती थी। तो ऐसा होता था, खाते हुए भी आपको देख रही हूँ, कहीं घूमने जा रही हूँ तो भी, ट्रैवलिंग करते हुए बस में बैठ के, ऑटो में बैठ के भी मेरे आपके लेक्चर्स चल रहे हैं। तो बहुत बहुत था ये सितंबर से दिसंबर वाला फेज, तो पूरे दिन आपकी वीडियोस चल रही हैं। अंशिका, कंटेंट तो थोड़ा क्या है कि कंपेरेटिवली बाकी इंस्टीट्यूट्स के कंपैरिजन में हमारा थोड़ा कंटेंट बड़ा भी है। हम्म। और उसका रीजन भी अगर मैं आपसे पूछूं तो शायद आप भी बता सकते हो, हाँ क्योंकि हाँ हर हाँ। कॉन्सेप्ट को आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि हाँ, तो कंटेंट। मतलब बड़ा होने का मेन रीजन तो यही है कि हर कॉन्सेप्ट के बिल्कुल रूट में जाते हो। जैसे आप लोगों की टैग लाइन भी है, गो टू द रूट ऑफ कॉन्सेप्ट नॉट रोट द कॉन्सेप्ट। तो मेन रीजन तो वही है कि हर एक चीज, एक एक, अगर एक लाइन भी आपने बोली है ना तो उसको भी समझाओगे 10 बार कि ये लाइन मैंने क्यों बोली है, और ये लाइन हर कोई ऐसे क्यों बोलता है, अलग क्यों बोलता है मतलब। तो मेन रीजन तो वही है डेप्थ में होने का। और मेरे को तो जो लगता है कि अगर डेप्थ में है तो वो फायदा करता है। जैसे आप एक ही चीज को 10 बार बोलोगे तो वो चीज मुझे 10 बार बोलने में रट जाएगी, मेरे दिमाग से कभी नहीं निकलेगी। तो मुझे तो फायदा होता था कि आप लोगों का कंटेंट ह्यूज है, मुझे रिवीजन की कम जरूरत पड़ेगी। ये जो एक लाइन जो जैसे 10 बार रिपीट हो रही है, लेकिन वो प्रूफ के साथ रिपीट हो रही है, ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ कि हाँ हाँ आपको हाँ। कि आपको रटवाने के लिए कि एक काम करो, ये लाइन रट लो रट लो रट लो, ऐसा नहीं है। वो भी मतलब आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल से आपको अगर मैं पूछूं कि पूरे गो क्लासेस के कंटेंट में जितने भी सब्जेक्ट हैं, 10 12 सब्जेक्ट हैं, उनके अंदर ऐसा कोई हम्म। कॉन्सेप्ट जो आपने बिना प्रूफ के साथ पढ़ा हो, या जहाँ पे आपको लगा हो कि यार ये मैंने पढ़ तो लिया है, मतलब इससे मैं क्वेश्चन तो सॉल्व कर पा रही हूँ, लेकिन मैं मुझे इसका प्रूफ नहीं पता, या मतलब मैं इसमें कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही, ऐसा शायद आपके पास, अब आपके दिमाग में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, नहीं ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं सर, ऐसा तो कुछ होगा भी नहीं। इनफैक्ट आपने जो कुछ सब्जेक्ट्स लास्ट में आके खत्म करवाए थे, जब मतलब उस लास्ट लास्ट पॉइंट पे कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है, मतलब लास्ट पॉइंट आते आते हो जाता है ना कि प्रूफ नेसेसरी नहीं है, मत पढ़ो, सीधा याद कर लो कि ऐसा होता है। तो उस चीज में भी आप लोगों ने ये चीज, अगर ये स्टेटमेंट बोली है तो उसमें भी बोला है कि अगर किसी को जानना है तो वो ये वाली आगे वाली वीडियो देख लो, जो कि ऑप्शनल करके मार्क्ड होती थी आप लोगों की वीडियो, कि अगर किसी को ज्यादा ही जानने की क्यूरियोसिटी है तो आप नीचे ऑप्शनल वाली वीडियो देखना, लेकिन किसी को नहीं है, जिसको नहीं जानना है कि आगे क्या हो रहा है, मतलब ये चीज कैसे वर्क कर रही है, या टाइम नहीं है, टाइम कंस्ट्रेंट बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो वो चीज वो स्किप कर सकता है वो वीडियो। तो ये चीज तो मुझे काफी अच्छी लगी कि ऑप्शनल करके वीडियोस अलग से ही मेंशन होती है कि देखनी है देखो, नहीं देखनी तो कुछ नुकसान नहीं होगा, गेट में नहीं आएगा ये ऐसा। बिल्कुल। वो बेसिकली वो वीडियो जो ऑप्शनल वीडियोस हैं, उनसे ऐसा अगर आपने नहीं देखी तो आपका गेट के अंदर कुछ नुकसान नहीं होने वाला। बस वो आपकी क्यूरियोसिटी के लिए होती है, क्योंकि अलग अलग तरह के हम्म। स्टूडेंट्स होते हैं।
अब जैसे मैं एक स्टूडेंट है, आपको भी पता होगा, क्लास में आपके मतलब बेसिकली गेट के अंदर आपके हम्म बेचमेट रहे सूरज रेड्डी। तो जब मैं उनका इंटरव्यू जब मैं कर हम्म रहा था, तो उन्होंने बताया, उनका आपने लिंक्डइन पोस्ट भी आपने पढ़ा होगा। उन्होंने ये चीज हम्म मेंशन करी थी कि उनको मतलब एक बेसिकली ऐसे रटने वाला जो टीचिंग का जो स्टाइल है, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज फॉलो कर रहे थे, स्टैंडर्ड बुक से उन्होंने प्रिपरेशन करी। और फिर जब उन्होंने गो क्लासेस का एक लेक्चर देखा था, जब हम गेट कंप्यूटर साइंस 2023 के सॉल्यूशंस दे रहे थे, वो वीडियोस उन्होंने देखी, तो उनको पता चला कि अच्छा गो क्लासेस के अंदर रटवा नहीं रहे। तो फिर उन्होंने गो हम्म क्लासेस का कोर्स लिया। मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी मेंटेलिटी है कि मुझे मतलब चीजें एकदम अच्छे से समझनी है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसलिए हम क्या है कि कुछ वीडियोस को हम ऑप्शनल कर देते हैं, कि अगर आपको क्यूरियोसिटी है, आप अगर मतलब समझना चाहते हो उस चीज को, और आपके पास टाइम भी है, तो आप उसको देख लो। अगर आपके पास टाइम की कमी है, और तो अगर टाइम की कमी है तो उसको रहने दो, वो आपको गेट के अंदर इम्पेक्ट नहीं करेगा। हाँ ओके। बिल्कुल। तो अंशिका, आपने नोट्स के लिए क्या किया? आपने खुद के नोट्स बनाए थे, या फिर आपने अनोटेटेड नोट्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, आपने उनसे ही मतलब उनकी हेल्प से ही आपने अपना स्टडी करी? और जो नोट्स आप बनाते थे वो कितने डिटेल्ड होते थे? सर एक्चुअली मेरे नोट्स का थोड़ा अलग सीन है। मैंने थर्ड ईयर में जब प्रिपेयर किया था, मैंने तब नोट्स बनाए थे अपने, तो मेरे ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स कंप्लीट ही थे। तो जब मैं आप लोगों के लेक्चर्स देखती थी, तो जब मेरे को उस टाइम पे पूरी प्रिपरेशन थी, मुझे पता था कि मेरे को कितना आता है और मेरे दिमाग में कितना है। तो जब मैं आप लोगों के लेक्चर्स देखती थी, तो जब कोई भी ऐसा पॉइंट आता था जो मुझे लगता था कि मुझे जो पता है उससे आप लोग कुछ अलग बता रहे हो, या मेरे को जो पता था वो पहले गलत है, और मुझे वो चीज अनलर्न करके आप जो नया सिखा रहे हो, जो सही चीज सिखा रहे हो, वो लर्न करनी है, तो मैं उसे अपने उन्हीं नोट्स में ऐड कर देती थी जो मेरे पहले से बने हुए नोट्स थे। तो मैंने आप लोगों का सिलेबस इसलिए भी सितंबर से दिसंबर में खत्म कर लिया था, क्योंकि मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। और कहीं मैंने एनोटेटेड नोट्स भी इतने रेफर नहीं किए, क्योंकि मेरे को थोड़ा अजीब लगता था कि मैं बार बार पहले उस स्लाइड पे जाऊं और फिर उस स्लाइड की वो एनोटेटेड नोट्स देखूं। तो मुझे वो थोड़ा इतना हैंडी नहीं लगता था। तो मैं जब भी कोई वीडियो आप लोगों की चलती थी, तो उसमें जो भी नया पॉइंट लगता था उसे अपने नोट्स में मेंशन कर लेती थी कि हाँ ये ऐसे है। और कोई कोई टॉपिक होते थे, जैसे आपका पंपिंग लेमा हो गया, माइल नेरून हो गया, उनके तो बिल्कुल डिटेल नोट्स बनाया मैंने। जैसे जैसे एक एक स्लाइड के, जैसे आप पढ़ा रहे हो, एक एक चीज मैंने लिखी है, जो जो चीज आपने अपनी स्लाइड में लिख रखी है वो भी लिखी है, पूरी पूरी चीज। तो कुछ कुछ टॉपिक्स के तो बिल्कुल डिटेल नोट्स बनाए हैं। बट एनोटेटेड नोट्स तो मैं कम ही रेफर करती थी, मुझे थोड़ा हैंडी नहीं लगता था, क्योंकि स्लाइड्स बहुत सारी हो जाती थी, टाइम लगता था ज्यादा रिवीजन करने में। तो नोट्स तो मैं खुद ही बनाती थी अपने, लिख के अपने हाथों से, चार पेन लेके, एक पेन से ये लिखूंगी, एक पेन से ये लिखूंगी, तो प्रॉपर भी नो पूरा गर्ली वाला स्टाइल होता था मेरा नोट्स बनाने में। तो अंशिका, आपने जैसे एक बात करी अनलर्न, कुछ चीजें आप अनलर्न कर रहे थे कि आपने पहले गलत पढ़ रखी थी, आपके नोट्स में गलत थी, फिर आपने जब सही चीज पढ़ी, हम्म। तो आपने वो चीज बेसिकली अनलर्न किया पहले, तो अनलर्न उसके बाद की, में हाँ। लर्न किया। मैं ये पूछ रहा हूँ, नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी एक तो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊं, आपको नहीं आता वो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊं, तो आपके लिए उसको समझना इजी है। लेकिन आपने हम्म। पहले से वो कॉन्सेप्ट गलत पढ़ रखा है, उस गलत कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपने गेट के क्वेश्चंस भी सोल्व कर रखे हैं, और गलत कॉन्सेप्ट से आपके गेट के अंदर करेक्ट आंसर भी आ रहे थे। ठीक है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम्म। आपने बेसिकली कुछ महीने बिता रखे हैं, मान लो उस एक गलत कॉन्सेप्ट के साथ आपने कुछ महीने बिता चुके हो, आप उस गलत कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चन भी सोल्व कर चुके हो। फिर उसके बाद में सडनली आपको पता चलता है कि अरे यार, ये कॉन्सेप्ट तो गलत था, पूरा गलत था, और अब मैंने ये कॉन्सेप्ट सही तरीका तो ये है। ठीक है। तो वो इजी ट्रांजिशन था, या उसका नहीं नहीं आपका नहीं। क्या क्या आपका थॉट प्रोसेस क्या थी? नहीं सर, बिल्कुल इजी ट्रांजिशन ही था। मतलब एक क्वेश्चन तो मुझे मुंह जुबानी याद है, वो जो मल्टी लेवल पेजिंग वाला क्वेश्चन है, जिसमें काफी लोग गलत मेथड से सही आंसर निकाल देते हैं। तो वो चीज जब मैंने सचिन सर की वीडियो देखी थी, तो वो चीज में मुझे लिटरली शॉक हुआ था। अरे यार, सच में मुझे अभी तक जो मैं कर रही थी वो सच में गलत था। तो ये चीज बिल्कुल इजी नहीं होती। मतलब जैसे मैंने तो इतनी क्लैरिटी से नहीं पढ़ा था, थर्ड ईयर में था मतलब क्लैरिटी, बट अनलर्न करना मेरे लिए इजी था। बट कुछ लोगों के लिए अनलर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो चीज दिमाग में इतनी बुरी तरीके से फिट होती है ना, कि उसको हटा के नई चीज को जो करेक्ट है उसे डालना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऑफ कोर्स ये ट्रांजिशन बिल्कुल ईजी नहीं होता। और मतलब मैं बोलना चाहती हूँ ये चीज, कि जिसको सच में है कि कोई चीज उन्होंने पढ़ रखी है, और बाद में पता चलता है कि वो चीज गलत पढ़ रखी है, तो उस चीज को लिटरली कम से कम हर हफ्ते रिवाइज करो, जब तक वो चीज गलत जगह वाली की जगह वो सही चीज दिमाग में फिट नहीं हो जाती। क्योंकि वो चीज फिट करनी बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम गलत
चीज से गलत आंसर निकाल के, और गलत शायद गेट में कुछ उससे रिलेटेड सवाल आ जाए, वो भी गलत आंसर कर दोगे, तो वो चीज निकालनी सच में बहुत जरूरी होती है। मैंने खुद बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे अनलर्न करके लर्न करे हैं, बट मैं कर लेती थी, मतलब मेरे को था कि ये चीज मुझे दोबारा रिवाइज करनी है, तो मैं करती थी उस चीज को रिवाइज, और वो हो जाती थी। मतलब सीखने के लिए आपके आपके अंदर कोई ईगो नहीं था कि नहीं नहीं मेरे को जो आता है वही करेक्ट है, क्योंकि मेरे नोट्स में है तो वो करेक्ट है, ऐसा कोई ईगो आपको नहीं था। हाँ आपको पता है, आपको पता चल गया कि अच्छा ये सही कॉन्सेप्ट है, तो आपको ऐसा कुछ वो नहीं था कि सीखने के लिए आप बेसिकली रेडी थे, राइट? हाँ सर, मतलब एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, मतलब जैसे मैंने पहले भी कहीं ना कहीं से तो पढ़ा ही था ना, तो वो भी किसी टीचर ने ही पढ़ाया था। तो लेकिन आप लोगों के साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप था कि आप लोग जो बोल रहे हैं वो तो आंख बंद करके ठीक ही बोल रहे होंगे, 10 जगह से आप लोगों ने वेरीफाई करा होगा तभी बोल रहे हो वो चीज। तो एक ट्रस्ट था मेरे को आप लोगों के ऊपर, इसलिए मैं आप लोगों की पढ़ाई हुई चीज को क्रॉस वेरीफाई भी नहीं करती थी कि हाँ इन्होंने ऐसा बोला तो मेरे को पहले से पता है वो चीज है। तो आप लोगों ने बोला है तो कहाँ से देख के बोला, क्या देख के बोला, नहीं वो चीज नहीं करी मैंने इनफैक्ट जैसे आपने सूरज के लिए बोला कि वो स्टैंडर्ड बुक्स ही हमेशा रेफर करता था, मैंने कभी कोई खुद स्टैंडर्ड बुक्स खोली ही नहीं। मुझे बुक्स पढ़ने में बहुत आलस आता था, बहुत नींद आती थी बुक्स देखने में, इतनी छोटी छोटी लाइन है उन्हें पढ़ो स्कैन करो। तो मैंने कभी नहीं करी, बट आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट था कि आप लोग पढ़ रहे हो मेरी जगह से, आप लोग वो मेहनत कर रहे हो, आप 10 जगह से वो लाइन निकाल रहे हो ढूंढ के, तो सही ही होगी वो लाइन, तो मुझे नहीं दिक्कत हुई, मतलब था कि आप लोगों ने बोला है, मुझे ही गलत पता होगा, आप लोग सही बोल रहे हो कि आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो। तो अंशिका, ये जो ट्रस्ट जो बिल्ड हुआ, ये कैसे हुआ? मतलब कि देखो, आपने गो क्लासेस के साथ प्रिपरेशन करना शुरू किया, उसके बाद में एक पहला ऐसा मोमेंट आया होगा जब आपका कोई बहुत बड़ा पहले का रॉन्ग कॉन्सेप्ट हमने मतलब हमारे लेक्चर के अंदर करेक्ट हुआ होगा, तो उस मोमेंट के ऊपर, ठीक है, मतलब आपने उस मोमेंट में आपने सोचा नहीं कि यार हो सकता है कि ये गो क्लासेस के अंदर ये लोग गलत पढ़ा रहे हो? मतलब वो जो बेसिकली आप कैसे कह सकते हो कि वो कॉन्सेप्ट गलत, गो गो क्लासेस ने सही पढ़ाया है और जो पहले के नोट्स में था वो गलत था? मतलब आप आपको वो चीज कैसे बिल्ड हुई, वो जो ट्रस्ट है वो कैसे बिल्ड हुआ? सब मेन तो यही था कि जैसे आप कोई जब कोई बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करते हो, तो उसी स्लाइड में एक पूरा स्टैंडर्ड बुक का पूरा रेफरेंस दे देते हो कि हाँ इस बुक की इस लाइन का ये पैराग्राफ हम लोगों ने उठाया है, हम यहाँ से देख के स्टैंडर्ड बुक है, स्टैंडर्ड ऑथर है, तो वो ऑथर तो गलत होगा नहीं। तो मैंने मेन तो शायद पता नहीं किसका लेक्चर था, ये तो मुझे याद नहीं, बट आप लोगों ने पूरा पैराग्राफ लगा रखा था, मैंने वो पूरा स्कैन करा था, मतलब आप लोगों ने तो सिर्फ अटैच कर दिया था, उसमें से पढ़वाया भी नहीं था, बट मैंने वो स्लाइड रोक के वो वीडियो को पॉज करके वो पूरा स्कैन करा था कि हाँ जो सर सर बोल रहे हैं वो एग्जैक्ट वही चीज लिखी है इसमें। तो उस चीज से भी ट्रस्ट बिल्ड हुआ, बट मेनली तो मेरा ट्रस्ट आप लोगों का लास्ट ईयर का रिजल्ट देख के ही हो गया था कि टॉप 100 में 15 लोग हैं, तो मतलब कुछ तो होगा ना। तो मेन ट्रस्ट तो मेरा उसी से बिल्ड हुआ था, बाकी क्वेश्चन करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इस बार टॉप 100 के अंदर 20 से ज्यादा है। आपने अगर वो एक हाँ टॉपर हाँ हाँ इंटरेक्शन, हाँ, एक देखिए लाइव थी। सेशन लिया था हमने टॉपर इंटरेक्शन, उसके अंदर 12 कोर्स एनरोल्ड स्टूडेंट ज्वाइन हुए थे और 3 टेस्ट सीरीज एनरोल्ड स्टूडेंट ज्वाइन हुए थे। टोटल 15 या 16 स्टूडेंट ज्वाइन हुए थे, जिनमें से 12 तो कंप्लीट कोर्स स्टूडेंट थे। आपने मिस कर दिया था वो वीडियो। और भी जैसे पीयूष कुमार जो ऑल इंडिया रैंक बने, उन्होंने भी वो वीडियो भी मिस कर दिया था, और भी बहुत सारे ऐसे टॉप 100 रैंकर्स थे जिन्होंने मिस कर दिया था। सूरज ने भी ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है, और भी काफी सारे थे। मुझे याद है आयुष, शायद ऑल इंडिया रैंक 87, उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया था। मतलब कि 12 गो क्लासेस के कंप्लीट कोर्स स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था। उसके अलावा मैं आपको मतलब पूरी ऐसे लिस्ट बता सकता हूँ कि इन इन स्टूडेंट्स ने, और आप जानते हो उनको, आप सूरज को जानते हो, आप पीयूष को जानते हो, और आप मतलब बहुत सारे लोगों को उनको आप जानते भी हो। जैसे मेरे पास आज आपने देखा होगा, मैंने एक आज लिंक्डइन के ऊपर और गो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाली थी। कल्याण के साथ मेरी वो कन्वर्सेशन थी, कल्याण जो कि ऑल इंडिया रैंक 35 है, तो उनके साथ मेरी कन्वर्सेशन थी। उन्होंने बोला कि टॉप 100 के अंदर गो क्लासेस के जितने 20 से ज्यादा स्टूडेंट हैं, उनमें से 15 स्टूडेंट्स के साथ वो उसने मतलब 1 साल तक प्रिपरेशन की है। मतलब कि वो खुद हाँ 15 स्टूडेंट्स को जानते हैं। हाँ, मतलब सर कल्याण बहुत एक्टिव रहता था, मेरे पास भी उसके यूजुअली मैसेजेस आते रहते थे टेलीग्राम पे, मतलब पेपर के बाद भी आए हैं, पेपर से पहले भी शायद 1-2 बार हुई है हमारी कॉन्वर्जेशन। मैंने भी एक्चुअली एक दो से तो मैंने भी पहले कॉन्वर्जेशन कर रखी थी जो टॉप 100 में है, बट मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी टेलीग्राम पे, तो इतने से तो नहीं हुई मेरी, क्योंकि कल्याण बहुत ही एक्टिव था, कल्याण ने सबसे ही कर ली होगी, बट मेरी तो नहीं हुई थी, एक दो से हुई थी मेरी बस। हाँ, तभी कल्याण ने मुझे बोला कि वो 15 स्टूडेंट्स को जानते हैं, तो मैंने उनको रिप्लाई किया 15 नहीं 20 है। मुझे लगा कि वो ये बोलना चाह रहे हैं कि 15 स्टूडेंट्स टॉप 100 में गो हाँ क्लासेस हाँ, के कंप्लीट कोर्स हैं। तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि 15 नहीं है 20। तो उनका रिप्लाई आया कि सर 15 को तो मैं जानता हूँ, मैं 15 के जानता साथ तो हूँ। मैंने कन्वर्सेशन कर रखी है।
और उन्होंने एक बहुत ही हम्म। इंटरेस्टिंग चीज बोली कि उन्होंने 5 लोगों के साथ, गो क्लासेस के कंप्लीट कोर्स स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, और वो 500 के 500 टॉप 100 ओ, में। आप वो एक बार ओ देखना, भाई। वो उनकी हाँ कल्याण के साथ मेरी देखूंगी मैं। कन्वर्सेशन है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाला है, कल्याण की परमिशन से मैंने वो स्क्रीनशॉट डाला है। तो ये चीज काफी ऐसे मतलब ऑब्वियसली हमें भी एकदम वंडरफुल लगती है कि यार देखो, एक ग्रुप के अंदर 5 लोग गो क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, वो एक साल तक डिस्कशन कर रहे हैं और सबके सब टॉप 100 में आ गए। और सर अगर सभी एक कॉलेज में चले गए तो उनका तो ग्रुप सेट है पूरा 2 साल के लिए। बिल्कुल, उनका तो एक गैंग बन जाएगी उनकी तो। हाँ भाई भाई। तो अंशिका, आपने अपनी कॉलेज के अंदर, क्योंकि आप कॉलेज फाइनल ईयर के साथ आपकी 21 रैंक आई है, आपने प्लेसमेंट्स को कैसे मैनेज किया? प्लेसमेंट्स के अंदर बैठे, आपका इंटरेस्ट था प्लेसमेंट मतलब कंपनी ज्वाइन करने का, या फिर आपका इंटरेस्ट पूरा था कि गेट के थ्रू मेरे को एमटेक के लिए जाना है? ओवरऑल आपने गेट की प्रिपरेशन और प्लेसमेंट्स ये चीजों को कैसे मैनेज किया? सर मतलब मेरा गेट तो हमेशा से ही था कि गेट तो करना है, मास्टर्स तो करनी है, फर्दर स्टडीज परस्यू करनी है। बट लास्ट ईयर जब मेरा पूरे अटेम्प्ट का कबाड़ा हुआ था, तब मैंने एक गोल सेट कर लिया था कि नहीं, कम की ही सही बट प्लेसमेंट तो लेनी ही है, क्योंकि मुझे ड्रॉप नहीं लेना था। मुझे पता था कि अगर अब 1.5 साल की प्रिपरेशन में नहीं हुआ, या मैंने इस अटेम्प्ट में दोबारा सिली मिस्टेक्स कर दी और मेरे नंबर नहीं आए, तो मैं एक और साल घर पर बैठकर तो उन्हीं सिली मिस्टेक्स को नहीं रो सकती। तो मुझे प्लेसमेंट में बैठी थी, ऑफ कोर्स अगस्त के अराउंड हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट स्टार्ट होती है, जुलाई अगस्त में। तो जुलाई अगस्त से मैं प्लेसमेंट्स में भी लग गई थी। किसी में अप्लाई करती थी जिनमें जो सूटेबल लगती थी घर के आसपास वाली, उनमें अप्लाई करती थी। जिनमें बॉन्ड नहीं होता था उनमें अप्लाई करती थी। तो प्लेसमेंट्स में कर रही थी एक्चुअली। मतलब लास्ट ईयर रिजल्ट के बाद मैंने कुछ महीनों के लिए प्रिपरेशन छोड़ दी थी गेट की, क्योंकि मुझे पता था मेरा सिलेबस खत्म है। अगस्त से स्टार्ट की थी मैंने, मेनली जुलाई अगस्त से ही। तो उन 3-4 महीनों में मैंने अपना डीएसए किया था काफी अच्छे से। जैसा प्लेसमेंट में पूछा जाता है, तो पूरा स्ट्राइवर वगैरह की शीट फॉलो करी थी काफी अच्छी तरह। काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी इनफैक्ट। तो प्लेसमेंट मेरा जाके नवंबर के अराउंड लगा था मेरा। तो बीच बीच में हर महीने 3-4 कंपनीज में चली जाती थी, कॉलेज चली जाती थी, टेस्ट देती है, रिजेक्शन फेस करे। बट ये था कि प्लेसमेंट तो लेनी है, क्योंकि गेट के भरोसे मैं बैठ तो सकती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी सिली मिस्टेक सच में बहुत अनप्रिडिक्टेबल थी। मुझे खुद नहीं पता था मैं शायद टेस्ट में चाहे 80 नंबर लिया हूँ और वहां जाके मेरे 60 नंबर आ रहे हैं, तो वो चीज मेरे को बहुत श्योर नहीं थी। तो प्लेसमेंट तो लेनी थी, तो मैंने ली। लास्ट में मेरी लग गई थी, कम की थी पर लग गई थी। एक सेटिस्फेक्शन था, दिसंबर के अराउंड ऑफर लेटर आया था। तो उन दिसंबर और जनवरी में मैंने सच में बहुत मेहनत की है। लिटरली 10-10 घंटे मैं पढ़ी हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि ये प्लेसमेंट लग तो गई है, एक मन को सेटिस्फेक्शन था। बट कहता ना, दिल तो गेट ही चाहता था। दिल तो चाहता था कि आईआईटी आईआईएससी जाके पढ़ो। तो उस चीज के लिए बहुत मेहनत की, बट प्लेसमेंट वाला बैकअप मैंने हमेशा रखा, क्योंकि और मैं बोलूंगी कि जो बैकअप रख सकता है वो रखो, क्योंकि ड्रॉप लेना बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है। बिल्कुल, अगर आपके पास चॉइसेस हैं तो आप उनमें से बेस्ट अपने लिए चूज कर सकते हो। इसमें अंशिका, जो आपने प्लेसमेंट आपका लगा नवंबर 2023 में, हाँ, मतलब कि नवंबर दो फाइनल हजार ईयर, तेईस में है। बिल्कुल गेट एग्जाम से 2-3 महीने पहले आपका प्लेसमेंट लगा। हाँ 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 ओके। तो उस प्लेसमेंट के लिए आपने हाँ। जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपने डाले, ठीक है, उनके अलावा जो गेट की जो आपकी प्रिपरेशन थी, उसने क्या आपकी प्लेसमेंट्स में हेल्प हम्म करी जब आप इंटरव्यू देने गए? हम्म या आपने जो कोई रिटर्न एग्जाम हुआ प्लेसमेंट के लिए, उस कंपनी का हम्म। रिटर्न एग्जाम या इंटरव्यू, तो उसके अंदर आपकी जो गेट की जो प्रिपरेशन थी उसने कितनी हेल्प करी? अच्छा, मुझसे तो पूरा इंटरव्यू डीबीएमएस के बेस पे पूछा था। मतलब एक एक क्वेश्चन पूरा डीबीएमएस था। मतलब ऊप्स थी, ऊप्स तो नहीं आती हमारी गेट में। एक ऊप्स था और दूसरा डीबीएमएस था। और थोड़ा डीएसए वगैरह था, मतलब कोड वगैरह लिखवाए थे 2-3। तो कोड और डीबीएमएस वाला पार्ट तो बिल्कुल क्लियर था, मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी इंटरव्यू से पहले। मतलब बट पता नहीं होता नई चीज की इंटरव्यू में यही चीज पूछी जाएगी, वो तुम्हारा लक है कि यही चीज पूछ गई मुझसे और मेरा सिलेक्शन हो गया। पहले सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि वो लोग काफी वेब डेवलपमेंट रिलेटेड चीजें पूछ रहे थे। उन उनमें इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। बट इस बार मुझे क्लियर था कि मैंने जो रिज्यूमे में लिखा है, कंपनी पता है जो रिज्यूमे में लिखा है वही पूछे जाएंगे। तो मैंने रिज्यूमे में बड़े बड़े मोटे मोटे शब्दों में लिखा जो जो मतलब गेट के सब्जेक्ट्स होते हैं। और ऊप्स मैंने पढ़ रखा था, ऊप्स मैंने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन में पढ़ा था, क्योंकि ऊप्स तो हर कंपनी पूछती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा से रिलेटेड। तो वो मैंने पढ़ी थी। बस एक वही चीज थी जो मैंने प्लेसमेंट में एक्स्ट्रा पढ़ी है, और डीएससी के क्वेश्चन करे हैं बस, बाकी और कुछ नहीं। ओके। कोई इंटरव्यू के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसको आपने सुन के आपको याद आया हो कि यार ये तो गो क्लासेस के डीबीएमएस कोर्स के अंदर ये तो अच्छे से पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ था? या फिर कितने क्वेश्चन उन्होंने डीबीएमएस के पूछे थे? 5-6 क्वेश्चन पूछे थे डीबीएमएस से, लेकिन सब बेसिक लेवल। मतलब
प्लेसमेंट वाले एकदम गेट लेवल का तो मैच भी नहीं कर सकते हैं। हीप का क्वेश्चन पूछा था, हीप बनवाई थी पूरी मुझसे कि एरे गिवन है उसको हीप बनाओ, बिल्ड हीप लगा के। डीबीएमएस में मुझसे एसिड प्रॉपर्टीज पूछी थी, और एसिड प्रॉपर्टीज में एक एक प्रॉपर्टी क्या काम करती है, और एक सिचुएशन दी थी कि इस सिचुएशन में अगर ऐसा हो जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी वायलेट होती है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमारे सेट 2 में भी आया था, गेट में भी आया ड्यूरेबिलिटी था, वाला। गेट हाँ 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 2024 हाँ। सेट 2 में आया है ये। हम्म। हाँ, तो ऐसी क्वेश्चंस बहुत सिंपल सिंपल, मतलब जिसने नॉर्मल लेवल भी डीपीएमएस पढ़ रखी है वो भी बता देगा। इंडेक्सिंग का पूछा था कि इंडेक्सिंग कैसे होती है, और इंडेक्सिंग का क्या फायदा होता है, ये सब कुछ नॉर्मल बहुत बेसिक लेवल। गेट लेवल तो कुछ भी नहीं था, मतलब मेरे को तो सब कुछ ही आता था, तो उसके लेवल का तो कुछ भी नहीं था। तो आप बेसिकली बोल रहे हो कि अगर आपने गेट, किसी स्टूडेंट ने अगर गेट के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, जो गेट के सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि सारे जो हमारे जो कंप्यूटर हम्म साइंस के जो कोर सब्जेक्ट हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, एल्गोरिथम, डेटा हम्म 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 स्ट्रक्चर, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे जो कोर जो एक पार्ट है कंप्यूटर साइंस का, वो तो गेट के सिलेबस में है ही। मतलब मैं मानता हूँ कि गेट का सिलेबस काफी अच्छा सिलेबस है आपका। सिस्टम सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, ओएस, डीबीएमएस, सीओ, कंप्यूटर हम्म ऑर्गेनाइजेशन, सीएन, कंप्यूटर नेटवर्क, आपके एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग, मतलब ओवरऑल अगर आप देखो, कंपाइलर डिजाइन, कितनी सारी चीजें बेसिकली ऐसे ओवरऑल। मतलब ये मेरा एक अप्रिसिएशन है गेट के सिलेबस के लिए, जिन्होंने गेट का सिलेबस डिजाइन किया, काफी अच्छे से डिजाइन किया। आप हम्म। थ्योरेटिकल साइड में भी जा सकते हो, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर की हाँ। साइड में भी जा सकते हो। आप, आपका अगर सिस्टम सब्जेक्ट्स में अगर इंटरेस्ट आ जाता है तो आप उस साइड में भी जा सकते हो। तो काफी एक अच्छे हम्म तरीके से उन्होंने सिलेबस जो है वो डिजाइन किया है। अब जो गेट के लिए अगर किसी ने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, तो आपको क्या लगता है कि जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट की प्रिपरेशन और जो गेट की प्रिपरेशन है, क्या एकदम ऐसे अलग है? कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स एक्चुअली मैसेज आता है कि सर प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन और गेट की हम्म प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें साथ में। मैं हम्म उनको रिप्लाई करता हूँ कि यार क्या दोनों एकदम अलग अलग हैं? बिल्कुल, अगर अलग अलग हो हम्म तब तो मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि अगर आपने गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपको मेरे ख्याल से हाफ प्रिपरेशन तो प्लेसमेंट की आपकी हो चुकी है, राइट? आपको क्या हाँ। लगता है कि ये जो क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे कि प्लेसमेंट और गेट को कैसे मैनेज करूँ, तो आपका उसका रिप्लाई क्या है? सब मुझे एक्चुअली लिंक्डइन पे ये मैसेज बहुत बार आता है कि मैं पूरा, मेरा फाइनल ईयर है, प्लेसमेंट सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा जुलाई में, तो मैं प्लेसमेंट के लिए फोकस करूँ या गेट के लिए फोकस करूँ। तो मैं उनको भी ये बोलती हूँ कि दोनों सेम ही है, एक्चुअली में दोनों सेम है। थोड़ा प्लेसमेंट में क्या होता है, डीएसए करना पड़ता है, डीएसए हर कंपनी आगे पूछती है, तो डीएसए कर लो। मतलब मैं कहूंगी कि दिन में तुम 2 घंटे निकालो, अगर गेट के लिए 10 घंटे, मतलब अगर गेट के लिए 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटा और एक्स्ट्रा देकर डीएसए कर लो। इनफैक्ट आपको याद होगा हमारे सेट 2 में एक पूरा कोड वाला क्वेश्चन आया था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन मैं यही बोलूंगी कि मैं इसलिए सॉल्व कर पाई, मेरा 2 नंबर का क्वेश्चन था। 2 नंबर बहुत मैटर करते हैं जब टॉप रैंकर होते हो तो वो क्वेश्चन मैं इसीलिए सॉल्व कर पाई क्योंकि मैंने डीएससी कर रखी थी। वो मैंने पूरा एक ट्रायल, ड्राई रन किया था पूरा, एक एग्जाम्पल लेके, क्योंकि उसमें हिंट भी गिवन था उस क्वेश्चन में। तो ड्राई रन करके वो पता चल गया कि हाँ ये वाली सिचुएशन, ये पी की वैल्यू ये होगी, क्यू की वैल्यू ये होगी, तो वो क्वेश्चन मैंने इसीलिए सॉल्व कर पाया। तो अगर तुम वो डीएसए 2 घंटे गेट के अलावा डीएसए उन 2 घंटों में डीएसए कर रहे हो, तो एक्चुअली तुम्हें हेल्प करेगा। यू नेवर नो कि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा गेट में जाके उससे रिलेटेड भी, क्योंकि नॉलेज तो कितनी ग्रैब कर लो, डीएसए कुछ अलग नहीं है कि गेट से अलग है, बट थोड़ा कोडिंग करना पड़ता है, तो कोड बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, आई अग्री। बट प्रैक्टिस होना तो वो वाला कॉन्सेप्ट, वो जो तुमने माइंड मेकअप करा है, वो लॉजिक बिल्डिंग तुम्हारी गेट में भी किस तरीके से हेल्प कर जाए तुम्हें नहीं पता चलेगा। तो मैं बोलूंगी कि एक डीएसए कर लो, बाकी सब तो गेट के साथ कवर हो जाएगा। मतलब ओएस हो गया, और डीबीएमएस वगैरह जो मेन कोर सब्जेक्ट्स है, सीएन हो गया, ये सभी पूछा जाता है बहुत अच्छे से। इनफैक्ट गेट से तो तुम इंटरव्यू के ऊपर का ही पढ़ लोगे। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी होती है कि प्लेसमेंट अच्छा एक अलग चीज है, गेट की प्रिपरेशन एक अलग चीज है। तो वो गेट की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले उनका ये डाउट आता है कि मेरे को ये भी करना है, मेरे हम्म को ये भी करना है। तो उनको, जैसे अंशिका ने बोला, मैं उन सबको बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसा नहीं है। आप ये एक गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपकी 50% या 60% प्लेसमेंट प्रिपरेशन तो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें करनी है, ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा प्लेसमेंट अलग है, पूरा ये अलग है, दोनों अलग अलग नहीं है। काफी काफी चीजें तो सीधी सीधी कॉमन है। जैसे अंशिका ने बोला, उनके इंटरव्यू के अंदर डीबीएमएस के 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो और वो हम्म। क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही बेसिक है। एक गेट के एस्पिरेंट के लिए मैं हाँ आपको बता दूं हाँ, अंशिका, वो क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं। कुछ भी ठीक नहीं है। है, हाँ। जो गेट का एस्पिरेंट नहीं है, जो एक सिंपल, मतलब एक तरीके से जिसने गेट की तैयारी नहीं करी है, हो सकता है उनके लिए ये क्वेश्चन, हो सकता है उनके लिए उनके बड़े लिए हो। मुश्किल हो।
हाँ, हाँ मतलब मैं, मेरे साथ जो इंटरव्यू दे रहे थे उनसे इंडेक्सिंग पूछ रहे थे, तो वो इंडेक्सिंग भी नहीं बता पाए, क्योंकि उन्होंने कहीं फिफ्थ सेमेस्टर में जाके वो कंसेप्ट पढ़ा होगा, उसके बाद उन्होंने उसे छेड़ा भी नहीं है। तो वो इंडेक्सिंग भी नहीं बता पाए कि क्या होता है, और जब बाहर आके मुझे पता चला, अच्छा उनसे इंडेक्सिंग पूछा है, अच्छा ये तो मुझे आता है, तो मैं जाके बता दूंगी। तो बिल्कुल ये बिल्कुल होता है। बिल्कुल। सो अंशिका, आपका कोई सजेशन स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आपकी कोई टिप्स सजेशन, जो आपने गलतियां करी आप चाहते हो कि वो ना करें, ऐसा कोई? सर मेन तो मैं यही बोलूंगी कि कंसिस्टेंट रहो, ये मैं हर जगह बोलती हूँ, और मतलब कोई मुझे मैसेज भी करता है तो तब भी बोलती हूँ कि हो सकता है कभी मूड नहीं करता पढ़ने का, मेरे साथ भी होता था, एक दिन ऐसे स्किप हो जाता था, बट मैं अगर आज नहीं पढ़ी हूँ और मुझे टारगेट है कि मुझे डेली 4 घंटे पढ़ना है, तो मैं आज 4 घंटे स्किप करके कल 8 घंटे पढ़ूंगी, बट मैं अपना जो टाइम है वो मैनेज करती थी। जैसे मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स चलते थे, तो सेमेस्टर एग्जाम्स में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम सेमेस्टर पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़ते, तो कम से कम सेमेस्टर एग्जाम में एक दिन तो बैठ के पढ़े उस सेमेस्टर के लिए। तो जब सेमेस्टर एग्जाम होते थे तो मैं गेट में बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाती थी, वो हो ही जाता था, स्किप हो ही जाता था गेट का सिलेबस। तो मैं फिर अगर एग्जाम के टाइम पे नहीं पढ़ पा रही, तो किसी एग्जाम में ज्यादा छुट्टी है तो उसमें पढ़ लिया, क्योंकि उस सब्जेक्ट को ज्यादा, या किसी सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस सब्जेक्ट के एग्जाम में मैंने गेट का थोड़ा बहुत पढ़ लिया। इनफैक्ट आपको पता होगा, जनवरी में मेरे से एंड सेम भी चल रहे थे, तो जनवरी में तो एक कंडीशन आ गई थी, मैं लिटरली 2 घंटे मुझे सेमेस्टर को भी देने हैं, पता है कि सेमेस्टर एग्जाम है तो 2 घंटे उसे भी दूंगी, लेकिन गेट कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि जनवरी बहुत क्रूशियल टाइम होता है, जनवरी में तो प्रिपरेशन कभी मत छोड़ना, एक दिन के लिए भी मत छोड़ना, इतना क्रूशियल टाइम होता है जनवरी तो गेट का भी करना था। इनफैक्ट आप लोगों के AIMTs होते थे, तो वो जिस दिन हो रहा है वो भी उसी दिन देना है, एक दिन तो शायद आपको याद हो, मैंने आपको मैसेज किया था कि सर मेरा एग्जाम है उस दिन, और उसी दिन AIMT भी था। तो 2:30 से 5:30 मैं एग्जाम देकर आई अपना सेमेस्टर का, और 7 से 10 बैठ के मैंने आकर 7 से 10 बैठ के मैंने AIMT दिया है, और उस AIMT में मेरे लिटरली 82 समथिंग नंबर आए थे। तो ये डेडिकेशन होनी चाहिए, जब तुम्हारे दिमाग में कुछ होता है तो उसे अचीव करने के लिए लिटरली तुमको अपना जी जान लगा देना है, कैसे भी बस करना है, चाहे छीन के लाना पड़े, बट लाना है। तो वो चीज थी, वो एटीट्यूड था मेरे अंदर, मुझे करना था। लास्ट ईयर बहुत 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 सिली मिस्टेक्स में गया था, इस बार नहीं जाने देना था। तो बहुत है, ये चीज थी हमेशा माइंड में। तो कंसिस्टेंट रहो, डेडिकेटेड रहो, बाकी मिल जाएगा, एफर्ट्स डालोगे तो पक्का मिलेगा, क्योंकि गेट बहुत टफ एग्जाम नहीं है, हो जाता है। बट मेहनत लगती है ऑफ कोर्स, तो मेहनत करना मत छोड़ो, बस हो जाएगा। अंशिका, ये जो आपने पिछले 5 मिनट के अंदर ये जो बोला है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये 5 मिनट की क्लिप लेके रख लेनी चाहिए। और कभी भी पूरी प्रिपरेशन के अंदर, जब वो अगले 1 साल जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कभी भी उनको डीमोटिवेशन हो या पढ़ने का मन ना करे ना, तो ये क्लिप देखनी चाहिए। मैं खुद मतलब यहाँ पे, मैं खुद, मैं आपको एक तरीके से सैल्यूट करता हूँ कि आपने जो एफर्ट डाला है। लास्ट के आप बता रहे हो कि आपने लास्ट के 2 महीने आपने 10-10 घंटे आपने पढ़े हैं। हाँ सर, पढ़ा है, सच में पढ़ा है। मम्मी आप बोलती थी एक मतलब, पॉइंट पे आगे कि अब तो सो जा। ओके, तो ये जो 21 रैंक है ना, ये उसी चीज का रिजल्ट है। एक वो जो मैंने आपको पता होगा, मैंने आपके लिंक्डइन पोस्ट के ऊपर ये कमेंट भी किया है कि क्योंकि मैंने आपके साथ मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी के अंदर जितनी भी कन्वर्सेशन करी, उसके अंदर ऐसे दिखता था कि वो जो हंगर है ना, कि एक, कि यार रैंक लानी है, टॉप रैंक लानी है, उसकी जो हंगर है वो दिखती थी। ऐसा कभी ऐसा नहीं होता था कि मैसेज आ रहा है कि सर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या ऐसा कुछ कभी मैसेज नहीं। मैसेज हमेशा ऐसे आते थे कि सर ये 10 क्वेश्चंस के अंदर मैंने सिली मिस्टेक कर दी, इसमें ये करी, इसमें ये करी, इसमें ये करी। तो मतलब, और इतना जो आपने एनालिसिस करा, आपने जैसे ये चीज भी बोली कि आपकी थर्ड ईयर की रैंक और फोर्थ ईयर की रैंक के अंदर डिफरेंस ही मतलब इंप्रूवमेंट और एनालिसिस का था। आप अपनी हाँ हाँ। एनालिसिस कर करके इम्प्रूवमेंट कर रहे थे, और उसी से ये 21 रैंक आई है। काफी आपका मतलब, मैंने ये वर्ड आपको आपको याद होगा, एक बार हमारी फोन कॉल कन्वर्सेशन हुई थी तो मैंने वर्ड यूज किया था कि आपके क्रेजी एफर्ट्स, कि आपके ना, आपने जो लास्ट के हाँ 2-3 महीने के अंदर आपने क्रेजी एफर्ट्स डाले हैं कि कोई भी, मैं बता सकता हूँ कि अभी जस्ट मैंने बोलना शुरू किया उससे पहले आपने जो 5 मिनट जो बोला है ना, वो उसको देख के मैं तो बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कमेंट करना चाहिए वीडियो के ऊपर। ये वीडियो हम यूट्यूब के ऊपर डालने वाले हैं, स्टूडेंट्स को कमेंट करना चाहिए। और आप बस मतलब आप देख सकते हो कि 21 रैंक कैसे आती है। जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि टॉप रैंक कैसे आती है, ऐसे आती है। बहाने बनाने से टॉप रैंक नहीं आती। या हाँ। स्टूडेंट्स किसी न किसी कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ ही लेते हैं। बहुत जो एक मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, वो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेंगे कि सर मेरे तो इसके अंदर मार्क्स कम आ गए, अब मेरा पढ़ने का मन नहीं है, अब मैं आगे की टेस्ट नहीं दूंगा।
इस तरह के मैसेज आते हैं कि सर मैंने तो गो क्लासेस का पहला मॉक टेस्ट दिया, मेरे उसके अंदर 40 नंबर बने, अब मैं आगे के मॉक टेस्ट नहीं दूंगा। मतलब आप समझ रहे हो कि अ, या फिर और भी बहुत सारे आपने बहाने देखे होंगे। तो मतलब स्टूडेंट्स जो है वो बहाने बनाने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन टॉपर्स जो है, हाँ। टॉपर्स की जो मेंटेलिटी है ना, वो आपको दिख रही है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बस आप देखो कि टॉपर की मेंटेलिटी क्या है। टॉप करने के लिए उन्होंने क्या मतलब डेडिकेशन, जो डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, मतलब क्रेजी एफर्ट्स इन्होंने डाले हैं। तो अंशिका सच में वंडरफुल एफर्ट्स। थैंक यू सर। सच में तो आपके बिना तो कुछ नहीं हो पाता। तो अंशिका, आपने जो टेस्ट सीरीज है वो कब से स्टार्ट करी? हम्म। और क्या आपने गो क्लासेस के सारे टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट सारे दिए, या मतलब क्या क्या चीजें आप स्किप करते थे, क्या क्या चीज, और कितनी आपकी फ्रीक्वेंसी क्या थी टेस्ट देने की? तो सर मतलब मैंने आप लोगों की टेस्ट सीरीज नवंबर अराउंड में ली थी। मतलब हमेशा से था माइंड में कि आप लोगों की टेस्ट सीरीज लेनी है और देनी है। बट ये भी था कि मैं आप लोगों की टेस्ट सीरीज लास्ट में दूंगी, क्योंकि पता था कि अच्छी होगी। तो जितना लास्ट में दूंगी उतना अच्छा रिवीजन होगा। तो टेस्ट सीरीज मैंने आप लोगों की खरीदी नवंबर नवंबर अराउंड में थी, बट मैंने देनी स्टार्ट की दिसंबर एंड में। जब मुझे पता था मेरी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, मुझे किसी चीज के रिवीजन की अब कोई जरूरत नहीं है। मतलब रिवीजन तो ऑफ कोर्स लास्ट मोमेंट तक चलता रहता है, बट एक होता है ना कि सब कुछ आ गया, अब सारा सिलेबस खत्म है, सारे कंसेप्ट क्लियर है, अब सिर्फ टेस्ट देके इम्प्रूव करना है। तो मैंने तब आप लोगों की टेस्ट सीरीज देनी स्टार्ट की। मेरी मेरा बेसिकली रूटीन ऐसे रहता था कि मैंने एक सब्जेक्ट पकड़ लिया, कि जैसे आज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के आप लोगों के 5 टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज लेक्चर 5 या 6 जितने भी हैं। तो मैं एक टॉपिक पकड़ लेती थी जिसका भी आपका टेस्ट होगा, क्योंकि टेस्ट लिखे रहते थे कौन से सब्जेक्ट का है, तो वो टॉपिक रिवाइज कर लिया अच्छी तरह। मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं आप लोगों के लेक्चर्स में, या पहले प्रीवियसली भी कोई क्वेश्चन अलग से देख रखा है मेरे नोट्स में, जितने क्वेश्चंस हैं वो सब कर लिए। उसके बाद आप लोगों के टेस्ट दिया, मतलब उस टॉपिक का टेस्ट दिया रिवाइज करने के बाद। तो उस टॉपिक के टेस्ट देने के बाद मुझे पता चल जाता था कि मैं उस टॉपिक में कहाँ स्टैंड करती हूँ। जैसे अगर 25 नंबर का टेस्ट है, 21-22 आ रहा है, तो मतलब मेरा टॉपिक अच्छा है, मुझे फिर उसमें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और कुछ टॉपिक होते थे जिसमें 25 में से, जैसे डिसाइडेबिलिटी वाला टेस्ट दिया था, मुझे आज भी याद है। उस डिसाइडेबिलिटी वाले टेस्ट में मेरे 25 में से 11, आई थिंक 10 या 11 नंबर आए थे। तो वो टेस्ट देके पता चल गया कि हाँ, मुझे इसकी वीडियो दोबारा देखने की जरूरत है, और मुझे काफी चीजें हैं जो डिसाइडेबिलिटी से रिलेटेड नहीं पता, क्योंकि तभी टेस्ट में नंबर नहीं आया, नहीं पता होंगी। तो मैंने जनवरी में लिटरली पूरे डिसाइडेबिलिटी की प्लेलिस्ट दोबारा देखी कि हाँ, ये इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे नहीं आती चीज समझ में। तो वो चीज मैंने दोबारा देखी। ऐसे ही शायद सी प्रोग्रामिंग का कोई लेक्चर था, मतलब एक टेस्ट था, उसमें मैंने 25 में से 10 अराउंड नंबर आए थे। तो वो भी मैंने पूरी देखी थी। तो टेस्ट सीरीज ने मुझे इस चीज में बहुत परफेक्ट बनाया है। मतलब बहुत लोगों का होता है कि एक टॉपिक पढ़ लिया या एक सब्जेक्ट खत्म कर लिया, और फिर उसको रिवाइज करने के लिए बाद में उस सब्जेक्ट के टेस्ट दे दिए। मेरे को वो एफिशिएंट नहीं लगा। मतलब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में पता था कि वो चीज नहीं ऑप्ट करनी, क्योंकि मुझे पर्सनली रिवीजन करना बहुत बुरा लगता था। वही नोट्स को दोबारा पढ़ते रहो और कुछ पता भी नहीं चलता इंप्रूवमेंट हुई या नहीं हुई वो रिवीजन से। तो मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा से पहले से बैक ऑफ द माइंड में थी कि मैं जनवरी में जाके टेस्ट दूंगी, क्योंकि रिवीजन वैसे भी नहीं होता, जनवरी खराब भी नहीं करना, अच्छी तरह हर सब्जेक्ट को खत्म भी करना है। तो मैंने हर सब्जेक्ट को उठा के उनके एक एक टॉपिक के टेस्ट दिए, और दिन में मैं अराउंड 2 या 3 टेस्ट तो दे देती थी, जैसे टॉपिक खत्म हो रहे हैं उस हिसाब से। कि एक टॉपिक रिवाइज कर लिया, उसका टेस्ट दे दिया, या तीनों टॉपिक एक साथ रिवाइज कर लिया और तीनों के टेस्ट एक के बाद एक दे दिए, तो दे देती थी मैं। टेस्ट तो मैंने लास्ट में जनवरी में आके, मतलब मेरे को इनफैक्ट एक मैसेज भी आया था व्हाट्सएप पे, या शायद गेट ओवरफ्लो पे किसी का मैसेज आया था कि अभी मैंने 4 दिन पहले तुम्हारी प्रोफाइल देखी थी, तो 10-12 के टेस्ट थे अराउंड। अब तुम्हारी प्रोफाइल देख रहा हूँ, तो तुम्हारे नंबर ऑफ टेस्ट अराउंड 40 के आसपास हो गए। तो मैंने जनवरी में ही अपने 0 टेस्ट से लेके 80 टेस्ट तक लेके गई थी। तो मैंने सारे टेस्ट सिर्फ जनवरी में दिए थे, मॉक टेस्ट को मिला के। मतलब बीच बीच में मॉक टेस्ट भी देती थी, जैसे ये 3 टेस्ट मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट आज दिए हैं। तो अगर कल एआईएमटी है तो मैं एआईएमटी भी दूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे को सिलेबस तो पूरा कंप्लीट आता ही है। बस वो टेस्ट भी मैं अपने माइंड की सेटिस्फेक्शन के लिए देती थी कि नहीं, ये टॉपिक मुझे अच्छी तरह आता है, इस टेस्ट में भी अच्छे नंबर आए हैं। तो मतलब इस टॉपिक में मुझे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, और जिस टॉपिक में टाइम देने की जरूरत होती थी वो भी पता चल जाता था वो टेस्ट के नंबर देख के। तो इससे बहुत अच्छा रिवीजन हुआ एक्चुअली। मतलब मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगी कि वो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करे, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी थी वो, बट मुझे इस स्ट्रैटेजी ने लिटरली बेनिफिट किया। तो आप जो एक दिन के अंदर आप 2 या 3 आपने टेस्ट दिए हैं एक सब्जेक्ट के, हम्म। हमारे जैसे किसी भी सब्जेक्ट में 5 या 6 जैसे टॉपिक टेस्ट रहते हैं, तो हाँ। आपने उनमें से जैसे 3 टेस्ट दे दिए। अब हम्म। आप उनका मतलब टेस्ट देने के बाद में उनका एनालिसिस का कुछ टाइम रखते थे, मतलब कि आपने एक टेस्ट दिया, फिर एनालिसिस किया, फिर 2-3 घंटे के एनालिसिस के बाद दूसरा टेस्ट दिया, ऐसा कुछ होता था कि मतलब बेसिकली एनालिसिस एक दिन के अंदर 2 या 3 टेस्ट दे के एनालिसिस को कैसे मैनेज कर रहे थे?
तो मतलब मेरे एक्चुअली 25 में से 20 नंबर तो मोस्ट ऑफ द टेस्ट में आते ही थे। तो हम्म। जब 25 में से 20 नंबर आते हैं तो जो क्वेश्चन सही है वो मैंने सही अटेम्प्ट करे होते थे। मतलब कुछ ऐसा अगर लगता था कि क्वेश्चन अच्छा है, या मतलब मुझे सॉल्व करते टाइम, टेस्ट देते टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आई थी, तो मैं उसका सोल्यूशन या एनालिसिस जाके देखती थी। बट नहीं तो मैं उन्हीं क्वेश्चन का एनालिसिस देखती थी जिन क्वेश्चन में मेरी गलती हुई होती है, या मतलब जो क्वेश्चन मैंने गलत करे होते हैं, वो 25 में से 5 नंबर कहाँ कटे, वो उन क्वेश्चन के एनालिसिस में दे देती थी। तो मुझे मैक्सिमम एक टेस्ट को अगर एनालाइज करने में आधा घंटा ही लगता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो सही ही होते थे, और जिनको एनालाइज करने में ज्यादा टेस्ट लगता था उनके मैं पूरे टॉपिक ही रिवाइज करती थी। जैसे मैंने बोला डिसाइडेबिलिटी, मैंने पूरी प्लेलिस्ट ही देखी आपका टेस्ट देने के बाद, कि कहीं तो मेरे कुछ तो कॉन्सेप्ट मिसिंग है, इसीलिए मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आए। तो वही वाला सीन होता था। बाकी एनालिसिस में मुझे मॉक टेस्ट के एनालिसिस में टाइम लगता था, उनको मैं देती थी 2 से 3 घंटा पूरा एक टेस्ट को एनालिसिस करने में। उसमें गलत भी देखती थी, सही भी देखती थी। बट टॉपिक वाइज में इतना टाइम नहीं लगता था, क्योंकि मोस्टली नंबर आते ही थे, 20 तो आते ही थे मिनिमम। और ये तो आपने सब्जेक्ट टेस्ट का बताया, क्योंकि सब्जेक्ट टेस्ट में 15 क्वेश्चन होते हैं, तो उसके एनालिसिस हम्म। के लिए आपको जैसे हाफ एन आवर आपको लगा। लेकिन जो मॉक टेस्ट हम्म। या ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता था, तो उसके अंदर हम्म। एनालिसिस आप मतलब वही सेम अप्रोच रखते थे कि जो क्वेश्चंस आप सोल्व नहीं कर पाए या जिनमें आपने गलती कर दी, सिर्फ उन्हीं का एनालिसिस करते थे, सेम अप्रोच? नहीं 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 सर, मतलब मॉक टेस्ट तो मैं सारी देखती थी। जो क्वेश्चन सही है उनको भी देखती थी, जो क्वेश्चन गलत है उनको तो बहुत ही ज्यादा देखती थी, बट सही वालों को भी मैं देखती थी। मतलब सही वालों में मैं बेसिकली वही चीज देखती थी कि मैंने जिस अप्रोच से सॉल्व किया है क्वेश्चन, एक्चुअली में सोल्यूशन में भी उसी अप्रोच से सॉल्व हो रहा है ना। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग गलत सोच के भी सही आंसर ले आते हैं, तो वो चीज बहुत हार्मफुल हो जाती है हमारे लिए, कि टेस्ट में तो अच्छा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मैंने इसी अप्रोच से सॉल्व किया और वो ठीक हो गया। लेकिन गेट एग्जाम में जब मैंने इस क्वेश्चन को इसी अप्रोच से सॉल्व करा, तो वो उसका आंसर गलत हो गया, मेरे नंबर चले गए, नेगेटिव में भी चले गए, -0.67 हो गए। तो वो चीज में मैं ध्यान देती थी। बट ऐसा मिल भी जाते थे एक दो, तो मतलब देने चाहिए। जो सही क्वेश्चन है उनको भी एनालिसिस में टाइम देना चाहिए, और गलत को तो देना ही चाहिए। गलत की तो पूरी कुंडली निकाल दो कि क्यों गलत है, क्या करा है इसमें, या हमने क्या सोचा था, ऐसे नहीं सोचना था, ऐसे सोचना था। तो गलत वालों की तो पूरी कुंडली निकाल दो। हाँ। तो होता था, पूरा 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 एनालाइज करती थी मैं मॉक टेस्ट को तो। पर उसमें दूसरा भी मैक्स आपने, 2.5 घंटा ही लगता था। ओके, मतलब 2 ढाई घंटा ही लगता था अगर पूरा एनालाइज भी करने में तो। दूसरा आपने गो क्लासेस के जो AIMT है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, उन उनमें और जो बाकी जो सब्जेक्ट टेस्ट या बाकी जो मॉक टेस्ट है उनके अंदर ऐसा कुछ डिफरेंस दिखा, या फिर आपको था कि हाँ यार पूरी जो टेस्ट सीरीज है उसमें मतलब क्वेश्चंस यूनिक ही हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा लगा कि यार ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मतलब मुझे मेरे ज्यादा फेवरेट रहे, या सब्जेक्ट टेस्ट मेरे ज्यादा फेवरेट रहे? आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ डिफरेंस आपको लगा? सब मतलब टेस्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं होता था, बट एक एआईएमटी देने का अलग ही क्रेज होता था, क्योंकि उसमें इंतजार रहता था अब 10 बजे रिजल्ट आएगा। उसमें रैंक पता चलेगी हमने कितना अच्छा किया या कितना कहाँ लैग कर गए। तो उनका क्रेज अलग होता था। बट एज सच क्वेश्चंस में या टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता था। हर टेस्ट में हर क्वेश्चन यूनिक होता, हर क्वेश्चन भी यूनिक नहीं होता था, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते थे। मतलब 20 नंबर का पेपर एकदम अच्छा मिलता था, कि हाँ मतलब ये क्वेश्चन देख के मजा आ गया, ऐसी फीलिंग आती थी बहुत सारे क्वेश्चंस को देख के आती थी। और वो एआईएमटीज में भी होते थे और मॉक टेस्ट में भी होते थे, तो दोनों ही जगह होते थे। बट एआईएमटीज का अलग ही क्रेज होता है। आप लोग हाइप इतनी बना देते हो कि अब रिजल्ट लिटरली अब रिजल्ट आएगा, अब इतनी रैंक आएगी, ये आईएमटी टॉपर है। तो काफी ग्रुप पे भी पूरी पूरी रात चैट चल रही है रिजल्ट आने के बाद। तो उनका क्रेज अलग होता है, बाकी क्वेश्चंस लेवल सबका सेम ही होता है। ये चीजें स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए करना भी पड़ता है। और इवन आपने देखा होगा एक चीज कि हम ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के अंदर हम ऐसे ऐसे फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं जो मेरे ख्याल से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इन फैक्टर्स का ध्यान नहीं रखता। हमें है कि अच्छा सेट वन के स्टूडेंट्स हैं, उनके उनका पेपर मॉर्निंग में रहेगा, तो हमारा कोई हम्म। कुछ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हमारे मॉर्निंग में थे, कुछ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हमारे आफ्टरनून में थे, ताकि हर तरह के स्टूडेंट कवर हो जाए। हम्म। और हमने लास्ट के शायद दो हाँ, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हमने पूरे दिन के लिए पूरे ओपन दिन। रख दिए थे, कि भाई अगर हाँ। तुम अगर सेट वन के स्टूडेंट हो तो आप मॉर्निंग में दे दो, अगर आप सेट टू के स्टूडेंट हो तो आप आफ्टरनून में दे दो। और भी मतलब काफी सारी चीजें आपने देखा होगा कि कोई ऑल इंडिया मॉक टेस्ट इजी है जिसके अंदर मतलब 90 92 नंबर 95 नंबर तक जा रहे हैं, कोई ऑल इंडिया मॉक टेस्ट एकदम गेट 20 21 के लेवल का है। मतलब लेवल भी आपने देखे होंगे। आपको क्या लगा कि जब आप कितने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट थे, शायद 5 थे पाँच शायद, पाँच। तो उनके अंदर हाँ। आपको ऐसा लगा कि यार वो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट थोड़ा सा गेट 20 21 जैसा था, ये 20 23 जैसा था, ऐसा कुछ भी आपको लगा? मतलब हाँ सर, थोड़ा लेवल चेंज तो हो जाता था। वो लेवल
तो क्वेश्चन से चेंज होता है कि किसी में अच्छे क्वेश्चंस हैं, किसी में थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो एक आई थिंक AIMD 2 था या 3 था, उसमें मेरे सबसे कम नंबर आए थे, तो मेरे लिए तो सबसे हार्ड वही था। एक्चुअली उसमें ये भी हुआ था, आप लोगों ने इंटरफेस चेंज किया था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा फर्क पड़ता है इस चीज का भी। और टाइमिंग भी चेंज हुई थी, तो सारे फैक्टर्स एक साथ ही खराब हो गए थे, तो उसमें स्कोर भी खराब हो गया था। तो हाँ, मेरे लिए तो बाकी AIMTs में मेरे हमेशा नंबर आए हैं, 70s तो होते ही थे, हम सब में 70 से अबव ही होते थे। बट मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, अगर किसी के टेस्ट में नंबर नहीं भी आ रहे तो वो डिमोटिवेट ना हो, जैसे मेरे हमेशा आए हैं, तो मुझे ना मोटिवेशन होती थी ना डिमोटिवेशन होती थी कि हाँ कांस्टेंट चल रहा है स्कोर। बट अगर किसी के नहीं आ रहे ना, तो इम्प्रूवमेंट के बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे जैसे तुम एनालाइज करोगे, अपने थॉट प्रोसेस को एनालाइज करना अपनी बहुत जरूरी होता है। मैं भी जब क्वेश्चंस में कोई गलती करती थी ना, एनालाइज करते टाइम अपने थॉट प्रोसेस को एनालाइज करती थी कि नहीं, मेरे को एग्जाम में ऐसे नहीं सोचना था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ऐसे सोचना था। तो वो एक ये थॉट मेरे हमेशा हेल्प किया है मुझे पूरी एनालाइज करने में क्वेश्चंस को। ऐसा कोई आप एक एक क्वेश्चन हम सभी को पूछते हैं कि जब आप गो क्लासेस के लेक्चर देख रहे हो, तो आपको ऐसा कोई मैजिक मोमेंट या वाव मोमेंट जो आपके अभी भी मतलब दिमाग में है कि यार ये तो मैं हमेशा याद याद रखूंगी, जब मैं लेक्चर देख रही हूँ और अचानक से एक एक वाव वाली फीलिंग आई कि अच्छा ये चीज ऐसी होती है, या कुछ भी मतलब कोई कोई मैजिक मोमेंट आपके टॉप ऑफ द माइंड आपको याद है? दो चार मैजिक मोमेंट अगर आपको याद हो तो आप बता सकते सर एक तो मुझे शायद डीएम के टाइम पे आई थी, जब मैंने अगस्त में डीएम के फ्री लेक्चर्स देखे थे। तो डीएम में था काफी कि मुझे डीएम पहले भी आती थी, बट इतना डिटेल में इतना एनालाइज करके ये चीज ऐसे क्यों हो रही है, ऐसे क्यों नहीं हो रही, क्योंकि डीएम में आपको भी पता होगा कि एक ही क्वेश्चन को पूछने के 10 तरीके होते हैं। हैं। तो हर 10 तरीके में हर अलग अलग अप्रोच लगता है। तो वो सारी चीजें, क्लैरिटी जो आपने बढ़ाई थी डीएम के कोर्स को लेके, वो सच में इतनी अच्छी थी, सच में इतनी अच्छी थी कि एक डीएम खत्म करने के बाद ऐसा हो गया था कि वाह, मतलब डीएम मैं मानती हूँ कि डीएम मुश्किल सब्जेक्ट है, डीएम में नंबर लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, हर बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं। बट इतनी क्लैरिटी के बाद एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भले कितना वास्ट सब्जेक्ट हो, कितना ही ब्रॉड सब्जेक्ट हो, बट नंबर आ सकते हैं इस सब्जेक्ट में, क्लैरिटी इतनी इतनी अच्छी तरह बन जाती है। एक कंप्यूटर नेटवर्क तो सचिन सर की मैं कितनी तारीफ कर लूँ, बिल्कुल नहीं खत्म होगी। क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क सच में सचिन सर का बहुत ही बेस्ट था। मैंने कंप्यूटर नेटवर्क लास्ट थर्ड ईयर में भी, मेरा सबसे गंदा सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क ही था, आई थिंक 11 नंबर का आया था 2023 में, मेरे 3 नंबर आए थे। और वो 3 नंबर भी मेरे शायद सुपर रेटिंग सब रेटिंग की वजह से आ गए थे, क्योंकि वो बहुत कॉमन टॉपिक है, तो उसमें आ जाते हैं। तो इस बार मैंने कंप्यूटर नेटवर्क को पूरा शायद आई थिंक 15 से 20 दिन दिए थे, मतलब अकेले कंप्यूटर अपनी इतने महीनों की जर्नी में, 3-4 महीने में पूरे 15-20 दिन सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क को दिए थे, क्योंकि वो मैंने पढ़ा था, एकदम डिटेल में पढ़ा था, मुझे पहले से भी नहीं आता था। तो कंप्यूटर नेटवर्क की क्लैरिटी, सारे कंसेप्ट की डॉट्स कनेक्ट करवाई है सचिन सर ने, एक एक डॉट की ऐसे, मतलब यहाँ पर जैसे एक टॉपिक है शायद डेटा लिंक लेयर में, और वो नेटवर्क लेयर में, नहीं नहीं नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर में और डेटा लिंक लेयर में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो थोड़े कॉमन है। तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर में डिफरेंस क्यों होते हैं और डेटा लिंक लेयर में डिफरेंट क्यों होते हैं, तो उन चीजों की जो डॉट्स कनेक्ट करवाई है सचिन सर ने, आई थिंक वो कोई नहीं कराता। मैंने 2-3 जगह से पहले भी कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रखा है, बट वो क्लैरिटी मुझे कंप्यूटर नेटवर्क में कभी नहीं आई, क्योंकि वो वैसे भी हार्ड सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क। मुझे अभी भी सबसे गंदा सब्जेक्ट वही लगता है पूरे गेट के सिलेबस में, बट फिर भी मेरी कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर काफी क्लैरिटी है अब, पहले नहीं थी। तो 2-3 सब्जेक्ट्स तो थे सच में जो एकदम कंसेप्ट ही चेंज कर दिए मेरे। तो वही वाव मोमेंट थे। Okay. So, Ansika, one last thing I want to tell you, maybe you have already thought about it, but I just want to tell you that last year 2023 में जब आपकी 900 के आसपास रैंक आई, तब गेट कंप्यूटर साइंस 2023 के अंदर ऑलमोस्ट 80,000 या 75,000 स्टूडेंट्स ने शायद अपीयर किया था, हाँ शायद हाँ। 80,000 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था। सेवेंटी तब आप फाइव 75,000 अपीयर हुए थे गेट कंप्यूटर साइंस 2023 में। हम्म तब हम्म आपकी 900 रैंक आई थी। आपको हम्म। इस चीज की खुशी हुई कि इस बार गेट 2024 एक कंप्यूटर चौबीस। साइंस के अंदर 1.25 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए और उनके अंदर आपकी 21 रैंक है। 21 रैंक आई, तो इस चीज का तो मतलब एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन होता है ना, बहुत ज्यादा इंटरनल सेटिस्फैक्शन था। क्योंकि इस टाइम मार्केट बहुत खराब है, रिसेशन चल रहा है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो सबको लग रहा है कि गेट ही एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मतलब मुझे शायद सूरज ने एक स्क्रीनशॉट भेजा था, उसने सारे ईयर्स के लिख रखे थे कि इस ईयर में कंप्यूटर साइंस के इतने इतने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। तो इस बार का सबसे हाईएस्ट था, मतलब 1.25 लाख, कोई छोटी अमाउंट नहीं है, वो भी मास्टर्स के लिए, तो बहुत बड़ी अमाउंट है। तो एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन आया था कि गेट इज गेटिंग दैट रिकॉग्निशन
रिकॉग्निशन दैट इट डिजर्व्स, क्योंकि गेट के बाद बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बट मेरे कॉलेज में भी कोई गेट से रिलेटेड कोई बात नहीं करता है। सबको लगता है कि हाँ बीटेक में आ गए हैं, अब प्लेसमेंट उठाना है, नौकरी करनी है, आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि बीटेक के बाद एमटेक का बहुत कम कल्चर है। आप भी इस चीज समझते होंगे क्योंकि आप भी उसी बैकग्राउंड से आ रहे हो। तो मुझे सच में बहुत इंटरनली खुशी हुई थी कि हाँ इस बार इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों में मेरी इतनी अच्छी रैंक आई है। मतलब मैंने मम्मी को भी बताया तो मम्मी भी बहुत खुश थी कि इतने सारे लोगों में इतनी रैंक आना तो बहुत बड़ी बात है सच में। तो एक अंदर से प्लेजर आता है इस चीज का कि हाँ इतने लोगों में हम लोग यहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। So, Ansika, it was very nice having you here for this interview, for this session. So, it is really inspiring your journey, your entire journey, and your dedication, and the particularly I will use the word hunger to get a top rank. So, that is incredible. That is wonderful. So, definitely, this video is going to inspire many students, and it will motivate them whenever they will feel demotivated. I will suggest them to, maybe quickly watch this session again. So definitely it will boost their confidence and boost their motivation also. So thank you so much for joining us in this session, and we are really happy, and we are proud to say that you have prepared with Go classes for GATE CSE 2024, and you have achieved this rank. So we are really happy, absolutely happy and proud of you. थैंक यू सर, एंड सच में थैंक यू आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए, जिसने लिटरली एकदम स्क्रैच से भी अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है स्टेयर्स की तरह बिल्कुल सक्सेस की तरफ पहुंचाने वाली एक जो ना पाथ बनाया, तो उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। Thank you so much, Ansika. Okay. So थैंक यू thank you. सर।